हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो विश्व की भूगोल है, विश्व का इतिहास है। यानी आज हम विश्व के इतिहास को देखने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो पुनर्जागरण रहेगा। जो पीछे देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? आज का टॉपिक रहेगा पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण को देखते हैं हम। टॉपिक क्या है? पुनर्जागरण। इसके प्रस्तावना को देखिए कि पुनर्जागरण कहते किसे हैं। तो पुनर्जागरण आंदोलन ने संपूर्ण विश्व के मानव समाज को एक नई दिशा प्रदान की। प्राचीन काल में यूरोप महाद्वीप में यूनान या रोम देश ने एक सुविकसित व सभ्य मानव संस्कृति को जन्म दिया। लेकिन चौथी व पांचवी शताब्दी में यूनान या रोम राज्यों का राजनीतिक जो पतन हुआ, कब हुआ? चौथी से लेकर के पांचवी शताब्दी के मध्य यूनान या रोम राज्यों का राजनीतिक पतन हुआ। तो इसके बाद यूरोप महाद्वीप के कई राज्यों ने यूनानी व रोमन राज्यों की सभ्यता व संस्कृति को अपनाने व समृद्ध बनाने को कार्य किया। लेकिन इन छोटे छोटे राज्यों में केंद्रीय सत्ता का अभाव होने के कारण ये राज्य हैं आपस में संघर्षों में उलझे रहे। किस कारण से? कि इन राज्यों में जो आपसी जो केंद्रीय सत्ता थी उसका अभाव था। पांचवी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक यूरोप अंधकार में डूबा रहा। यानी 14वीं शताब्दी से लेकर के वे 5वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य जो यूरोप महाद्वीप है वो अंधकार में डूबा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक जो क्षेत्र थे वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे, अंधकार में डूबे हुए थे, जिस कारण से जो यहाँ के क्षेत्र थे वो एक अंधकार रूपी थे। यानी 14वीं शताब्दी से लेकर के यानी 5वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक ये जो क्षेत्र था ये एक अंधकार में डूबा रहा। तो उसी की बात करेंगे हम। तो पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत। अब देखिए कि पुनर्जागरण आंदोलन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत यूरोप महाद्वीप के इटली देश के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। ठीक है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो कवि दांते हैं, इसको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। उसमें क्या लिखा कि जो नरक और स्वर्ग की जो काल्पनिक यात्रा है उसका वर्णन किया है इसमें। यानी जिसमें इन्होंने स्वर्ग व नरक की काल्पनिक यात्रा का उल्लेख किया है। यह पुस्तक स्थानीय बोलचाल की भाषा में टस्कन में लिखी गई थी। यानी जो ये पुस्तक थी, कौन सी? जो डिवाइन कॉमेडी थी, इस पुस्तक का निर्माण किसने किया? कवि दांते ने। और इसमें नरक व स्वर्ग की काल्पनिक यात्राओं का उल्लेख किया है जो इटली की स्थानीय भाषा टस्कन में लिखी गई थी। किसके द्वारा? दांते के द्वारा। अब पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है उसको देखिए। तो रेनेसा शब्द को इतिहास में पुनर्जागरण, नया जन्म, नवयुग, बौद्धिक पुनरुत्थान आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। यानी इस पुनर्जागरण को या रेनेसा को इतिहास में अलग अलग नामों से भी जाना गया है या इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, जो देख पा रहे होंगे। अब पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब अलग अलग नामों से तो इनको जानते हैं, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में यूनानी व रोम सभ्यताओं से प्रेरणा लेकर जो बौद्धिक चेतना का संचार हुआ उसे पुनर्जागरण आंदोलन कहा गया। यानी जो 14वीं शताब्दी थी वो 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य जो यूरोप में यूनानी व रोम सभ्यताओं से प्रेरणा लेकर के, यूनानी यानी रोम, इन सभ्यताओं से प्रेरणा लेकर जो बौद्धिक चेतना का संचार हुआ, कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में, उसी को पुनर्जागरण आंदोलन कहा गया है। अब पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या हैं कि इस पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं हुई? तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें स्वतंत्र चिंतन की विचारधारा का विकास हुआ, नए युग की शुरुआत हुई, बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ, स्थानीय या देशज भाषाओं का विकास हुआ और मानववाद का विकास हुआ। तो इस तरह से इनकी विशेषताएं हैं। अब इनको पुनर्जागरण के जो उत्तरदायी कारक थे, यानी किस कारण से ये जो पुनर्जागरण था इसकी शुरुआत हुई, तो उसको देखते हैं। पहली है धर्म युद्ध की भूमिका। इसको देखें तो ईसाई धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जेरूशलम या जिसे यरूशलम के नाम से जानते हैं को लेकर
लगभग 200 वर्षों तक ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य जो युद्ध हुआ, यानी जो युद्ध लड़ा गया किसको लेकर के, यरूशलेम को लेकर के, ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया उन्हें इतिहास में धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी गई है। इन युद्धों के कारण यूरोप के लोग पूर्वी रोमन साम्राज्य पूर्वी देशों के संपर्क में आए और उनमें उनसे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने की पद्धति सीखी। इन युद्धों से ही यूरोपियन लोगों ने अनेक जलमार्गों की जानकारी प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप ये विश्व के कई देशों के संपर्क में आए। इससे ईसाई जगत में चर्च पादरी के पद व प्रतिष्ठा में कमी आई और लोग चिंतन में मनन करने लगे, स्वतंत्र होने लगे तथा बौद्ध धर्म का अंकुश लोगों पर कम होने लगा, जिससे पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई। अब इसको समझिए कि क्या कहा गया है इसमें, यानी धर्म युद्ध की जो भूमिका रही वो किस तरह से रही। तो धर्म युद्ध लड़ा गया था, एक तीर्थ स्थल था ईसाइयों का जिसे यरूशलेम के नाम से जानते थे। उस यरूशलेम को लेकर के ये युद्ध लड़ा गया, किस किस के मध्य, ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य। क्यों लड़ा गया कि जो यरूशलेम था ये एक धार्मिक स्थल था, इसमें यात्राएं करने के लिए लोग जाते थे, इसलिए जो ईसाई धर्म का यहाँ पे वर्चस्व था वो सर्वाधिक मात्रा में था। वो क्यों था कि यहाँ पे जो पोप थे, ईसाई धर्म के जो गुरु थे वो पोप थे, ये वो कहते थे कि हम हैं ईश्वर के दूत हैं, यानी हम हैं वो ईश्वर के दूत हैं और हम जो कहेंगे वो कार्य पूरे होंगे। तो ये एक तरह से एक राजनीति में भी जाने लगा था जो पोप था। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो पोप था और मुसलमानों के मध्य जो लड़ाई हुई वो इसी कारण से हुई कि जो पोप थे वो कहते थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, इसलिए इन मुसलमानों ने इनको हराया, जिसके कारण यहाँ की जो जनता थी वो पोप के ऊपर विश्वास करती थी। अब उनको ये पता चला कि पोप ना तो कोई बड़ी शक्ति है, ना कोई ईश्वर की बड़ी कोई हस्ती है, ये सिर्फ एक नाम मात्र की है। इनको इसके बारे में पता चला और ये क्या हुआ, इनमें बौद्धिक चेतना का विकास हुआ और ये लोग हैं स्वतंत्र चिंतन करने लगे, यानी इस अखंडता से दूर हो गए। समझ गए? तो इस तरह से ये हो गई। अब दूसरी, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। अब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार किस तरह से हुआ? जो इन 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने आक्रमण करके कुस्तुनिया को अपने अधिकार में कर लिया तथा यहाँ पर लूटपाट प्रारंभ कर दी, जिसके कारण यहाँ से कई साहित्यकार, कई कलाकार, कारीगर, समाज सुधारक आदि जो विद्वान थे वो अपनी आजीविका की खोज के अंदर यूरोपीय देशों में जाकर, जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस आदि में बस गए। इन विद्वानों के आगमन से यूरोप में कई विदेशों के बौद्धिक वातावरण में उथल पुथल मच गई और एक नई चेतना का संचार हुआ। इसमें कहा गया है कि जो एक कुस्तुनतुनिया थी रोमन साम्राज्य की राजधानी, जिसके ऊपर 1453 ईस्वी में तुर्कों ने आक्रमण करके वहाँ पे अधिकार कर लिया। जो कुस्तुनतुनिया थी उसके ऊपर, जो रोमन साम्राज्य की राजधानी थी उसके ऊपर अधिकार कर लिया किन्होंने? तुर्कों ने। और तुर्कों ने वहाँ अधिकार कर लिया तो वही बात है कि कोई भी भारी लोग किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं या उसके ऊपर अधिकार करते हैं, वहाँ की जनता को एक दूरदृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो इस स्थान को छोड़कर, यानी कुस्तुनतुनिया के आसपास के क्षेत्र को छोड़ करके वो पूर्वी भाग में जाने लगे, यानी पूर्वी क्षेत्रों में जाने लगे, जिसके कारण विशेषतः ये इटली के अंदर गए, इटली, फ्रांस आदि क्षेत्रों में, यानी यूरोप के इन क्षेत्रों में गए, जहाँ पर जा करके ये एक अच्छाई फैलाई। यानी कह सकते हैं कि जो ये लोग थे कुस्तुनतुनिया के लोग, ये वहाँ जा करके अच्छाई फैलाते हैं और उस अच्छाई के कारण वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। साहित्यकार, कला के अंदर माहिर थे, तो वहाँ पे एक नए युग की शुरुआत करते हैं, इसलिए एक पुनर्जागरण का ये भी कारण माना जाता है। समझ गए होंगे? अब तीसरी है, वो है कागज में छापेखानी का विकास। अब देखिए, पहला था धर्म युद्ध, दूसरा था कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, तीसरा है कागज का उद्योग। यानी ये लोग जब इटली के अंदर गए
तो वहाँ पे छापे खाने का आविष्कार या कागज़ का आविष्कार हुआ। तो जिस कारण से जो साहित्य था, जिसके अंदर वहाँ के लोगों की रुचि बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि ये लोग जब जाएंगे वहाँ पे, तो जब साहित्य कोई लिखा जाएगा तो एक साहित्य लिखने का बड़ा रोल होता था, यानी सभी को पुस्तकें वगैरह नहीं प्राप्त होती थी, इस कारण से वो नहीं पढ़ पाते थे, और मिलती भी थी तो महंगी मिलती थी, जिस कारण से यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे कागज़ का उद्योग हुआ या फिर छापे खाने का उद्योग हुआ, इन छापे खाने का निर्माण हुआ, जिससे कि जो पुस्तकें थी वो लिखी जाने लगी, और जिस कारण से यहाँ पे पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। यानी लोगों को बाहर की पुस्तकें मिली या बाहरी नॉलेज मिला, जिससे कि इन जो इटली के क्षेत्र था यहाँ पे पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो देखिए, कागज़ में छापे खाने का विकास। कागज़ बनाने में छापे खाने के आविष्कार का श्रेय चीनियों को जाता है। चीनियों से यह कला अरबी लोगों ने सीखी, और यूरोप के अधिकांश देशों ने इस कला को पहुंचाने का श्रेय अरबी लोगों को जाता है। इटली के लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे उन्नत कागज़ बनाना शुरू किया, जो हमने बात की, और प्रारंभ किया, और इनके स्थानों पर छापे खाने स्थापित किए। कागज़ में छापे खानों के विकास के चलते यूरोप लोगों को कम कीमत पर प्राचीन व उन्नत साहित्य उपलब्ध होने लगा, जिससे लोगों में नवीन चेतना का संचार हुआ। देखिए क्या कह रहे हैं ये, इसमें कह रहा है कि जो यूरोपीय लोग थे उनको अन्य उन्नत साहित्य का, यानी उनको पढ़ने के लिए उन्नत साहित्य मिला, जिसके कारण यहाँ पे लोगों में चेतना यानी नवीन चेतना का विकास हुआ। चौथा है सस्ते व उन्नत साहित्य का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना। जो हमने पहले बात की कि कागज़ में इसमें निर्माण हुआ, तो देखिए उन्नत साहित्य का तो विकास होगा ही, तो उनको यहाँ पे उन्नत पर्याप्त मात्रा में उन्नत साहित्य मिला तो पढ़ने के लिए। पांचवा है व्यापार व वाणिज्य का विकास। अब देखिए व्यापार और वाणिज्य का विकास किस तरह से हुआ। जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य या कोई भी देश है, उसके अंदर व्यापारियों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में है, तो वो व्यापार करने के लिए दूसरे देशों से संपर्क रखेगा, और जब वो दूसरे देशों के साथ संपर्क रखेगा तो वहाँ की जो कल्चर है उसको देखेगा, तो व्यापारियों में एक नवीन चेतना तो विकसित होगी। और यहाँ पे जो व्यापारी थे वो कर्ज लेना एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मानते थे कि कर्ज लेने से ही व्यापार चल सकता है, और जो पोप था वो ये मानता था कि ब्याज वगैरह नहीं लेना चाहिए, जिस कारण से व्यापारियों और पोप के मध्य एक संघर्ष था, जिस कारण से एक व्यापार है उसके कारण भी इस पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। यानी जो जिस स्थान पर व्यापारी रहेंगे उस स्थान पर उस राज्य का या उस देश का विस्तार होगा या आविष्कार होगा, वे लोग हैं वो नई नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे वहाँ पे, यानी वो लोग बाहर जाते रहते हैं। तो इसी तरह से व्यापार व वाणिज्य का विकास हुआ। यहाँ पे व्यापार तथा आर्थिक समृद्धि भी पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। मध्यकाल में व्यापार कुछ ही लोगों तक सीमित था, अर्थात व्यापार में सामंत लोगों का वर्चस्व था। लेकिन जब यूरोप के लोग विश्व के अन्य देशों के लोगों के संपर्क में आए तो इनके व्यापार व वाणिज्य में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण लोगों की जो आर्थिक संबंधता में सुधार आया, यानी लोगों को आर्थिक सुविधाएं मिलने लगी, ये आर्थिक संपन्नता हुई। जो वस्तु लोगों की पहुंच से दूर थी उन तक लोगों की पहुंच गई, तथा अन्य लोगों के संपर्क में आने से यूरोपीय लोगों के रहन सहन, चिंतन मनन, अध्ययन व परंपराओं आदि में परिवर्तन आया, जो हमने देखा है अभी। छठा कारण है वो पंडित पंथ की विचारधारा। यह विचारधारा अरस्तु के धर्म के तर्क के साथ साथ अगस्टाइन के तर्क ज्ञान से संबंधित है। इसमें तर्क के साथ साथ धर्म को भी जोड़ा गया है। यह नवीन विचारधारा यूरोप के दर्शन शास्त्र से संबंधित थी। इसे संकालिस्टिका विचारधारा कहा जा गया है। किसको? पंडित पंथ विचारधारा को। अब पुनर्जागरण के प्रभाव, तो हमने बात कर ली है कारणों की, किस कारण से इसी पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पहले बात की हमने धर्म युद्ध की, जिसमें ईसाई और मुसलमानों के मध्य युद्ध हुआ, जिसके कारण भी एक धर्म युद्ध का यानी पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। अगर दूसरी बात करें तो दूसरी एक ही कुस्तुनतुनिया थी, उसके ऊपर तुर्कों का आक्रमण हुआ, तो वहाँ के लोग थे वो बाहर गए और वहाँ पे नवीन दुनिया बनाई। इसके अलावा
अगर बात करें तीसरी, कागज खानी का आविष्कार, साहित्य का यहाँ पे आविष्कार हुआ। वे व्यापारियों के द्वारा भी पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, पंडितों के द्वारा भी। तो इस तरह से कई कारण थे जिस कारण से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, जो हमने बात की। हम बात करते हैं पुनर्जागरण के परिणाम या इसके प्रभाव क्या थे या किसके ऊपर पड़े, उसको देखते हैं। तो पहला था धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ, है ना। तो इसको देखते हैं। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, क्योंकि पुनर्जागरण ने लोगों का बौद्धिक विकास किया, जिसका सर्वाधिक प्रभाव उनके धार्मिक जीवन पर पड़ा, जिससे धार्मिक जगत में ईसाई धर्म कोक के पद में प्रतिष्ठा में काफी कमी आई, लोगों में धार्मिक जन जागृति पैदा हुई। इस प्रकार पुनर्जागरण ने यूरोपियन लोगों को धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर प्रदान किया। ठीक है। अगर दूसरी बात करें तो सस्ते व उन्नत साहित्य की उपलब्धता, जो हमने पहले बात की थी। तो कागज व छापे खाने के विकास ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। यानी जो छापे खाने थे उसके विकास होगा, तो जब साहित्य को छापा जाएगा तो सर्वाधिक मात्रा में छापा जाएगा, यानी एक मशीन के द्वारा छापा जाएगा तो एक सर्वाधिक मात्रा में, इससे कि इस आगे देखिए, इसके परिणाम स्वरूप लोगों का सस्ता व उन्नत पाठ्यक्रम उपलब्ध होने लगा। यानी जब साहित्य का उपलब्ध होने लगा, यानी छापे खाने का आविष्कार हो गया, तो साहित्य का आविष्कार हुआ, इसलिए भी इसका प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, यानी इस पुनर्जागरण के कारण ही राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप मानव ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करना प्रारंभ कर दिया और वह अपने राष्ट्र के प्रति भी रुचि रखने लगे। इस राष्ट्रीय भावना के विकास में देशज बादशाहों ने सर्वाधिक योगदान दिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र की उन्नति चाहने लगा, तो इसके ऊपर भी, एक राष्ट्रीयता के ऊपर भी पुनर्जागरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यानी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई या लोगों के प्रति जुड़ने की भावना जागृत हुई, कई कारण हुए। चौथा है स्वतंत्र चिंतन, मनन व अध्ययन की विचारधारा का विकास हुआ। यानी पुनर्जागरण के कारण लोगों में स्वतंत्र रहने की, यानी पहले एक बंध रहे थे, पोप के कार्यों में बंधे हुए थे, ये इसके बाद क्या हुए कि उनसे मुक्त हो गए और एक स्वतंत्र जीवन जीने लगे। यानी स्वतंत्रता की भावना इसके अंदर आने लगी इन लोगों के अंदर, जिससे भी एक पुनर्जागरण का प्रभाव माना जाता है। आगे देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी इस युग में वैज्ञानिकों का विकास हुआ। जैसे हमने बात की, कागज का उद्योग हुआ, इन कागज का निर्माण हुआ, छापे खाने का यानी प्रिंटिंग मशीनों के द्वारा साहित्य का निर्माण हुआ, आदि कई कार्यों के द्वारा जो वैज्ञानिक थे उसका विकास हुआ। यानी वैज्ञानिकों ने खोज करना शुरू कर दी। इसी टाइम में जो वो होता है ना लेंस, उसकी भी इसी टाइम के अंदर खोज हुई थी। ठीक है। अन्य परिणाम, जिसमें विश्व के अन्य राष्ट्रों के प्रति जिज्ञासा की भावना जागृत हुई। यानी जो व्यापारी थे उनके द्वारा दूसरे राष्ट्रों के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। ठीक है। दूसरा, औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। यानी औद्योगिक क्रांति थी, उसकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। तीसरा है धार्मिक अंधविश्वासों, धार्मिक अंधविश्वास के स्थान पर तर्क व वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास हुआ। यानी अभी हमने बात की, जो पोप था उसके मुसलमानों के द्वारा जब हराया गया, तो यहाँ के लोगों के द्वारा उसके ऊपर विश्वास चला गया और इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना यहाँ पे जागृत हुई। अब देखते हैं कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, तो इसको देखते हैं। मध्यकाल में कला धर्म के साथ साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन पुनर्जागरण के दौर में कलाकार यथार्थवादी बन गए। यानी जो कलाकार थे वो यथार्थवादी बन गए। इस समय का जो कलाकार था धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गया और पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव कला के क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहीं से कला के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन हुए। इस समय अनेक चित्रकार व साहित्यकार, वस्तुकार हुए। यानी कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ। यानी जब यहाँ पे लोग आए बाहर से, जब कुस्तुनतुनिया के ऊपर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया, वहाँ से जो लोग यहाँ पे आए तो उस कला के अंदर एक माहिर थे और वो यहाँ पे एक कला का निर्माण यानी चित्रों का निर्माण, जिससे कि लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया गया।
जिससे लोग हैं इसकी ओर आकर्षित हुए और पुनर्जागरण के अंदर इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुनर्जागरण काल में कला के जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा जिन क्षेत्रों का सर्वाधिक विकास हुआ उनको इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो देखते हैं एक एक करके, जिसमें पहला है स्थापत्य कला। मध्यकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में यूरोप में जो गोथिक शैली थी उसमें अधिकांश भवनों का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी स्थापत्य कला के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो गोथिक शैली थी उसके अंदर भवनों का सर्वाधिक मात्रा में निर्माण हुआ। लेकिन जो पुनर्जागरण के दौरान यानी पुनर्जागरण के दौर में वहाँ के कलाकारों में प्राचीन स्थापत्य कला के प्रति रुचि पैदा हुई और उन्होंने रोमन, यूनानी व अरबी स्थापत्य शैलियों को मिलाकर एक नवीन शैली को विकसित किया, जिसकी मुख्य विशेषता श्रृंगार, सज्जा और डिजाइन थी। इस नवीन शैली का विकास सर्वप्रथम इटली में हुआ और बाद में संपूर्ण यूरोप में इसका प्रसार हुआ। इटली के संपन्न लोगों ने इस नवीन शैली को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरा है चित्रकला। इस क्षेत्र के अंदर भी इसका विकास हुआ। तो कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव चित्रकला के ऊपर पड़ा और पुनर्जागरण का दौर में चित्रकला पर मानववाद, क्लासिकवाद और सही विष्णुता आदि का गहरा प्रभाव पड़ा। 14वीं और 15वीं शताब्दी में अनेक प्रसिद्ध चित्रकार हुए जिन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौर के कुछ चित्रकार इस प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहला है लियोनार्डो दा विंची, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ किसमें, पुनर्जागरण वाले समय में। लियोनार्डो पुनर्जागरण काल का एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। इसे यूरोप के कई राज परिवारों मेदिची, मिलन आदि का संरक्षण मिला। इन्होंने पुनर्जागरण काल के दौर में अनेक चित्र बनाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि इसके द्वारा तैयार की गई जो अधिकांश कृतियाँ वो नष्ट हो चुकी है। यानी जो लियोनार्डो दा विंची इसकी जो कृतियाँ हैं वो वर्तमान समय में नष्ट हो सकें। लियोनार्डो की उपलब्ध कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति मोनालिसा है और दूसरी है लास्ट सफर, जो एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाए। अब देखिए, जो लियोनार्डो है उसकी चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है, तो प्रकाश। लियोनार्डो ने अपने चित्रों को छाया, प्रकाश, रंगों का चयन, शरीर के अंगों का सबल प्रदर्शन किया है। चित्रों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंगों के चित्रण की विधि में समन्वय किया है। ठीक है, अब देखिए जो बनी ठनी है इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसे भारत की मोनालिसा कहा गया है। यह चित्र किशनगढ़ चित्रशैली का चित्र है। राजस्थान में किशनगढ़ शैली का यह चित्र है। ठीक है, दूसरा है माइकल एंजेलो। यह भी एक इटली का दूसरा प्रतिभा संपन्न चित्रकार व मूर्तिकार था। कौन, माइकल एंजेलो। इनकी कृतियों में जहाज, जहाँ एक तरफ मध्यकालीन धार्मिक विश्वासों की झलक देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ इनकी कृतियों में पुनर्जागरण काल की झलक भी देखने को मिलती है। रोम के पोप पीटर के दूसरे कैथेड्रल के गुम्बद की रूपरेखा एंजेलो के द्वारा ही तैयार की गई थी। ठीक है, इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति लास्ट जजमेंट थी। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं राफेल। कहाँ चले गए, हाँ हाँ, लियोनार्डो दा विंची इसको हो गया। हम बात कर रहे थे राफेल की, यानी अब बात करते हैं हम राफेल की। ठीक है, ये भी इटली का एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। राफेल लियोनार्डो व एंजेलो से काफ़ी भिन्न था। राफेल एक कवि, वास्तुकार होने के साथ साथ चित्रकार भी था। इनको पहचान इनके चित्रों से मिली। इनके ये जो राफेल था इनको जो पहचान हुई थी इनके चित्रों के द्वारा ही हुई थी, यानी इन चित्रों के द्वारा ही इनकी पहचान हुई। इनके चित्रों में सजीवता, सुंदरता, मातृत्व, वात्सल्य और शक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति कोलोना मेडाना है। किसकी, इसकी सर्वश्रेष्ठ जो कृति है कोलोना मेडाना है। दूसरा है मूर्तिकला।
तो मूर्तिकला का क्षेत्र भी पुनर्जागरण के प्रभाव से अछूत नहीं रहा। कला के इस क्षेत्र में भी पुनर्जागरण के इस काल में अनेक परिवर्तन हुए तथा मूर्ति निर्माण की नई शैलियों का निर्माण हुआ। मूर्तिकला की नई शैलियों का विकास श्रेय, यानी जो मूर्तिकला की श्रेय दिया जाता है वो फ्लोरेंस नगर की एक डोनातेला मूर्तिकार है, उसको दिया जाता है। इससे यूनानी और रोमन मूर्ति शैलियों का गहरा अध्ययन किया और मूर्तियां बनाई। उनका विषय मानव की रखा, यानी इनका जो विषय रखा वो मानव को रखा, जबकि मध्यकाल में मूर्तिकला का जो मुख्य विषय धर्म था। ठीक है, अब देखते हैं संगीत। तो पुनर्जागरण का प्रभाव संगीत के क्षेत्र में भी पड़ा। ठीक है, पुनर्जागरण काल में संगीत के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई, नए वाद्य यंत्रों का विकास हुआ, स्वर संगीत को प्रधानता मिली, धार्मिक और लौकिक संगीत का प्रभाव समाप्त हो गया यहाँ पे। अब है मैकियावली। अब देखिए ये कौन है। ये इटली के फ्लोरेंस नगर का एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार व राजनीतिक चिंतक थे। इन्होंने द प्रिंस नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें राजनीति का उल्लेख किया है इन्होंने। ठीक है, अब देखिए राजनीति के क्षेत्र में पुनर्जागरण क्या है। तो विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण, विज्ञान के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण देखने को मिला। पुनर्जागरण काल के विद्वानों ने किसी भी सिद्धांत व मत को स्वीकार करने से पहले उसके विषय में निरीक्षण करने, अन्वेषण करने, जांच करने और परीक्षण करने पर बल देना प्रारंभ कर दिया, जिससे नए आविष्कारों व खोजों का मार्ग प्रस्तुत हुआ और क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। मिथ्या धारणाओं से लोगों का मोह भंग होने लगा और नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए यहीं पे, जैसे निकोलस कोपरनिकस ने खगोल शास्त्री टालमी के इस प्रस्ताव को झूठ साबित कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थित है और यह संपूर्ण विश्व का स्थिर केंद्र है। सूर्य, चंद्र, तारे तथा अन्य ग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस ने यह मत प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे इस ग्रह मंडल की जो नाभि है और पृथ्वी भी इन ग्रहों में से एक है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चर्च ने कोपरनिकस के इस मत को स्वीकार नहीं किया और उस समय चर्च ने कोपरनिकस के इस सिद्धांत को असभ्य मान और आगे चलकर उनका यह सिद्धांत सत्य साबित हुआ। पहले तो इनको चर्च ने असभ्य साबित कर दिया था, लेकिन बाद के इनका जो सत्य साबित हो गया। पुनर्जागरण काल में ही इटली के प्रसिद्ध विद्वान जो गैलीलियो थे, उन्होंने दूरदर्शी यंत्र जिसे दूरबीन बोलते हैं उसका आविष्कार किया, जिसकी सहायता से 50 मील की जहाज को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह दूरबीन यंत्र ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई। लेकिन जो इसका निर्माण किया था, इसको पोप के अंदर इस जिंदे को जला दिया गया था इसके निर्माण के बाद। आगे देखते हैं, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही कार्तगलियो ने गणित के क्षेत्र में घन समीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरी तरफ केपलर ने शंकु संबंधित नियमों की खोज की। इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ था इसी समय में। अब भौगोलिक की अनुसंधान की खोज इसी समय में। तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोपियन लोगों में इस संसार को जानने व देखने की जिज्ञासा जागृत हुई और यूरोपीय लोग हैं समृद्धि मार्गों के माध्यम से इस संसार को जानने के लिए निकल पड़े। जैसे कई भौगोलिक खोज हुई, जैसे मार्को पोलो, इसने चीन की खोज की। वास्को डी गामा, इसने भारत की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने, यह एक स्पेनी नाविक था, इसने अमेरिका की खोज की। किसने? स्पेनी नाविक। अब पुनर्जागरण के परिणाम व महत्व क्या है उसको देखते हैं। तो इसके परिणाम और महत्व। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण परिणामों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है इसको, जिसमें पहला है मध्यकालीन धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वासों से पर्दा उठा। आधुनिक युग की शुरुआत हुई। स्वतंत्र विचारधारा का विकास होने लगा। लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना जागृत हुई और
राष्ट्रीयता की भावना को गति मिली। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ भौतिकवादी विचारधारा का विकास हुआ। स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में उन्नत पाठ्यक्रम को जोड़ा जाने लगा। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि के निर्माण में भी पुनर्जागरण का योगदान रहा और धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का भी विकास हुआ। इस तरह से इसके महत्वपूर्ण परिणाम हुए और महत्व हुए। ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा धर्म सुधार आंदोलन का रहेगा, उसको देखेंगे। तो हमने एक टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है जिसका नाम है पुनर्जागरण। इसके हमने पूर्वे यानी इस पुनर्जागरण को पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया एक पीडीएफ के माध्यम से। अगर इसकी क्लास आप बोर्ड के ऊपर भी प्राप्त करना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक बार इसको पीडीएफ के माध्यम से पूरी विश्व के जो आधुनिक इतिहास है उसको मैं एक बार कवर करा के और उसके बाद मैं इनको क्लासों के माध्यम से कवर कराने का प्रयास करूँगा। तो आशा करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये मेरा तरीका कैसा लगा पढ़ाने का, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।